जय भूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री हैं और इस समय हमारे जो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के चुनाव प्रचार में शामिल होने यहाँ आई हैं। अनुकृति गुसाई जी, आप क्षेत्र में अपने हमारे जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? जनता किस ओर है? देखिए, मैं सोचती हूँ कि निश्चित तौर पर हमने पूर्व में भी देखा है कि बाबा केदार की इस घाटी से बाबा केदार का आशीर्वाद हमेशा मातृशक्ति के साथ रहा है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस घाटी से मातृशक्ति को मैदान में उतारा है और इस बार पुनः बड़ी दीदी आशा नौटियाल जी को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों के साथ विजय होकर वो विधानसभा जाएंगी। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह, जो प्रेम केदार घाटी से है, यहाँ केदारनाथ बाबा से है, वो हम सब ने देखा है। शायद देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 6-7 बार अपना दौरा जो है केदारनाथ के लेकर किया है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हाल ही में हमने देखा बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास, बहुत सी योजनाओं की घोषणाएं जो है केदारनाथ घाटी के लिए की है। और मैं समझती हूँ कि केदार घाटी के जो लोग हैं, यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं, वो इस बात से भली भांति इस बात को समझते हैं कि विकास के मुद्दों पर इस समय उनको वोट करना है और इस विकास की गति को अगर और तीव्र बनाना है, इसको अगर गति देनी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट यहाँ से जीते, ताकि 2.5 साल में जो हमारी पूर्व में यहाँ से विधायक रही दिवंगत स्वर्गीय शैला रानी जी, जिन्होंने जो कार्य यहाँ पर शुरू किए, उन कार्यों को पूरे करने का काम और जो नए कार्यों की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर करी है, उसे बढ़ाने का काम, उसको आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। इसके लिए आवश्यक है कि दीदी यहाँ से जीत कर जाएं और विधानसभा में केदार घाटी का, केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। आपने केदारनाथ यात्रा की बात की और आपने कहा कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका विशेष केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए, या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत सारी तमाम घोषणाएं की हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर जो घोषणाएं की हैं, मुख्यमंत्री जी ने अगस्त्यमुनि में 2-2 कार्यक्रम आयोजित करके वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन उनमें से अभी किसी के भी शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। और कांग्रेस का ये लगातार आरोप है कि ये जो सारी घोषणाएं हैं ये बद्रीनाथ की जैसी घोषणाएं होने वाली हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में जब चुनाव था उस समय वहां पर बहुत सारी घोषणाएं की हैं और आज उन घोषणाओं पर बिल्कुल भी शासनादेश जारी नहीं हुए और उन पर काम नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये प्रति आरोप, ये जो आरोप प्रति आरोप का ये जो खेल है, और जिस तरीके से आप इस बात को कह भी रहे, मैंने कहा भी ना कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो घोषणाएं जो हुई हैं उनको उनके शिखर तक पहुंचाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय अब रहा और तुरंत आचार संहिता लग गई है, वो तभी पूरी हो सकती है जब भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है यहाँ से जीत कर जाए। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भारी बहुमत यहाँ से मिलेगा, केदार घाटी का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो वो घोषणा है उनको पूरा करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा भी कि बिल्कुल निष्ठा के साथ वो उसको काम करेंगी। जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है, मैं एक आरोप उनका सुन रही थी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की स्थापना को लेकर भी बहुत से सवाल उन्होंने खड़े किए। मेरा सवाल उनसे भी है कि 2015 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी और बीकेटीसी के अध्यक्ष थे गणेश गोदिया जी, उन्हीं की मैं सोचती हूँ उन्हीं के नेतृत्व में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास उन्होंने किया। अमर उजाला की 1-2 फरवरी की खबर है, उस खबर में उन्होंने लिखा है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो बद्रीनाथ जी का शिलान्यास करने के लिए, धाम मंदिर बनाने के लिए वो मुंबई महाराष्ट्र गए। मेरा सवाल उनसे ये है कि जिस तरीके से वो आज धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात करते हैं, तो क्या उस समय 2015 में वो भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो भ्रमित करने की राजनीति है, ये जो झूठ बोलने की राजनीति है, ये उनको मदद नहीं करने वाली है। तो मैं सोचती हूँ कि तथ्यों के साथ, और आज लोग इतने जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हाल ही में जिस तरीके से आपदा प्रभावितों को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 9 करोड़ से ज्यादा की जो धनराशि है डीपीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है और बहुत जल्दी इस काम को किया गया है। तो साथ ही ये लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि जनता
ये नहीं जानती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को लोग समझेंगे और उनको मौका देंगे कि उनके नेतृत्व में आशा नौटियाल जी इस क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यों को गति और प्रगति कर पाए। आपने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 9 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि सरकार ने दी, उसका आपने जिक्र किया और आपने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग, उस पर बहुत सारे लोगों का रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है, ऐसा लोगों का आरोप है। और लगातार कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना करके जनता के बीच जा रही है कि जिस प्रकार से आपने केदारनाथ धाम को लेकर के सरकार की प्रतिबद्धता को बताया, उसी प्रकार से लोगों का आरोप है कि वहां पर लोगों का रोजगार छीनने का काम सरकार ने किया, यात्रा को डाइवर्ट करने का काम किया, कुमाऊं की तरफ डाइवर्ट किया और अच्छा खासा जो वोट बैंक केदार घाटी में भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, वो इस वर्ष नाराज दिखाई दे रहा है। तो उनको मनाने के लिए क्या कुछ पार्टी के और संगठन के रूप में या आपके द्वारा कुछ लग रहा है, आपको कुछ काम हो रहा है इस पे? देखिए, पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रही हूँ कि केदार घाटी के अंदर कोई रूट जो है वो या यात्रा जो है वो डाइवर्ट करी। ये वाकई सरासर आरोप है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जब यहाँ दौरा किया था तो उन्होंने भी इस बात को मंच से कहा कि ये कहाँ डाइवर्ट किया, मतलब ये कोई बताए कि किधर डाइवर्ट किया। ऐसा तो संभव नहीं। अगर कोई केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहा है तो ये तो संभव नहीं है कि वो कहीं और चले जाएंगे। जो केदार बाबा के दर्शन के लिए चाहे दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, देश के कोने कोने से अगर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे तो वहीं तो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस बार के आंकड़े भी देखें तो 16 लाख, 16.5 लाख के आसपास यात्रियों ने इस बार दर्शन किए हैं। और साथ ही साथ इस बार की जो यात्रा का जो टेन्योर रहा, मेरे ख्याल से 34 दिन या 1 महीने के आसपास कम भी रहा, क्योंकि यात्रा जो कपाट थे वो बहुत देर में खुले और जल्दी बंद हो गए। उसके बावजूद भी 16.5 लाख अगर लोग केदार घाटी के अंदर आए हैं, अगर उन्होंने यहाँ यात्रा की है, तो क्या उन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, केदार घाटी के जो लोग हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया होगा? जब वो लोग यहाँ आए होंगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को इस क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला होगा। जैसे मैंने पूरा इस बात को भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी आस्था इस क्षेत्र के अंदर दिखाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं सोचती हूँ कि केदार धाम का जो नाम है, वैसे तो खैर केदार बाबा का नाम सभी जगह है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वहाँ से भी जो टूरिज्म है कुछ दशक में हमने देखा होगा कि बढ़ते हुए जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। केदारनाथ घाटी के लिए, केदार धाम के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य के लिए मैं सोचती हूँ प्रतिबद्ध है, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सपना उन्होंने केदारनाथ घाटी के लिए देखा है, केदारनाथ धाम के लिए देखा है, विधानसभा के लिए देखा है, वो जरूर पूरा होगा। जब आशा दीदी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगी तो जो योजनाएं हैं वो जरूर जनता तक और बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचा पाएंगे। 29 तारीख को यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना नामांकन किया और ऊखीमठ में हमारे मुख्यमंत्री जी उस जो जनसभा वहां पर रखी गई थी उसको संबोधित करने के लिए आए। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, उन्होंने भी उसी दिन अपना नामांकन किया और उनके नामांकन में कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता आए और अगस्त महीने में जमकर सरकार पर वो बरसे। वहीं हरक सिंह रावत जी भी मौजूद थे कार्यक्रम में और उन्होंने जनता को कसम खिलवाई, सारे कांग्रेसियों को जगाने का काम किया और बड़ी गरज करके उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबको कांग्रेस को वोट देनी है और ऐसी कस्में उन्होंने खिलवाई। वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके ससुर जी हैं, क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखिए, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, उत्तराखंड में काफी अपना, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि बहुत उनका राजनीतिक अनुभव है और उनका ये पॉलिटिकल ओपिनियन है। एक ही घर में सबका एक जैसा पॉलिटिकल ओपिनियन हो ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉलिटिकल ओपिनियन हो आपके बच्चों का भी सेम पॉलिटिकल ओपिनियन हो। कई बार माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो टीचर बन जाते हैं। सो आई थिंक ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। अपनी, मैं सोचती हूँ, विचारधारा को परस्यू करने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि मेरे परिवार ने हमेशा मुझे अपनी थॉट्स को परस्यू करने की, अपनी विचारधारा को परस्यू करने की और अपनी बात को प्रबलता के साथ, प्रखरता से रखने की आज़ादी दी है। और मैं सोचती हूँ उसी तरीके से अगर पिताजी ने कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो वो उन्हीं की बात कर रहे होंगे, बिल्कुल सच बात है। लेकिन आज मैं क्योंकि यहाँ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आई हूँ, हमारे नेतृत्व ने मुझ पर ये भरोसा जताया है, संगठन ने मुझसे कहा, तो मैं ज़रूर यहाँ आई हूँ और मेरा कर्तव्य यही है कि मैं अपनी पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम करूँ,
आशा दीदी यहाँ से जीत कर जाए, इस सब के लिए हम सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जरूर भारी मतों के साथ इस समय केदारनाथ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे नेतृत्व का भी जो विशेष लगाव इस क्षेत्र के साथ है, जो विशेष मॉनिटरिंग, वो चाहे हमारे जो भी विकास कार्य विधानसभा, इस केदारनाथ विधानसभा में होते हैं, वो दिल्ली से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उस चीज को पर्सनली मॉनिटर करते हैं। आई थिंक आप सभी लोग भी इस बात को जानते हैं। पुष्कर धामी जी ने भी जिस समय शैला रानी जी का देहांत हो गया था, उसके बाद कहा कि जब तक यहाँ प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर होता तब तक वो खुद यहाँ विधायक के रूप में, यहीं के विधायक के रूप में जो भी काम उनसे होगा वो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 100% लोग इस बात को समझेंगे और केदार घाटी एक बार पुनः मातृशक्ति के रूप में आशा नौटियाल जी को अपना आशीर्वाद देंगे। आपने शैला रानी जी की बात की, दिवंगत विधायक इस क्षेत्र की रही हैं। उनकी पुत्री टिकट की प्रबल दावेदार थी और अंतिम समय तक ये माना जा रहा था कि जो टिकट है परंपरागत रूप से उनको मिलने जा रहा है, और अंतिम समय पर 28 तारीख की रात को आशा नौटियाल जी को पार्टी टिकट दे देती है। उसके बाद जो निर्दलीय पिछली बार 2022 में जो रहे कुलदीप रावत जी, वो पार्टी में पहले से सम्मिलित थे और वो अपना पूरा समर्थन देते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो शैला रानी जी की पुत्री हैं ऐश्वर्या रावत जी, वो कहीं भी चुनाव में नहीं दिख रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको संगठन के रूप में उनको मनाने का प्रयास किया गया होगा, या किस स्तर पर बात हुई है? आपको क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है बहुत ऐश्वर्या रावत जी बहुत सुलझी हुई विचारों की महिला हैं। मेरी तो बड़ी दीदी भी हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अब, क्योंकि कांग्रेस तो इस बात को जबरदस्ती का मुद्दा बना रही है कि नहीं टिकट दिया, नहीं टिकट दिया। जरूरी नहीं है कि ये स्थिति अगर कांग्रेस के पास होती तो कोई जरूरी बात नहीं थी कि वो जरूर उनको टिकट दे देते। बस वो इसलिए क्योंकि इस समय परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कुछ भी कहना है, क्योंकि विपक्ष में है तो कुछ तो कहना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत समझदार हैं और बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से मुझे लगता है बहुत जल्द वो यहाँ दिखेंगी भी। और जहाँ तक बात है पार्टी में टिकट देने की, आई थिंक संगठन के अंदर सभी लोगों को ये आज़ादी है कि वो लोग अपना क्या कहते हैं, प्रत्याशी के रूप में अपना मतलब दावा कर सकते हैं या अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये तो सबको अधिकार है पार्टी के अंदर। लेकिन किसको टिकट मिलेगा, कौन, उस समय पार्टी की बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं शायद, और आई थिंक जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे आला कमान है, वो तय करते हैं कि किस व्यक्ति को इस समय टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी की है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमेशा से तय रहता है, जो है कमल का फूल, और उसी के लिए सभी लोग काम करते हैं। तो इससे कुछ मैं सोचती हूँ ये सीखने वाली बात है, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने मातृशक्ति को पुनः यहाँ से टिकट दिया है, जो हम सभी के लिए, देखिए, एक महिला होने के नाते मैं हमेशा चाहती हूँ कि मातृशक्ति, महिलाएं राजनीति में आगे आएं, आगे बढ़े। और जब महिलाएं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो 100% मैं श्योर हूँ कि बहुत हद तक जो समाज के अंदर जो हम परिवर्तन चाहते हैं, महिलाओं की स्थिति को जैसे हम देखना चाहते हैं, उसमें जरूर सुधार होगा। जी, आपने अपनी पूरी बात बेबाकी के साथ हमारे बीच रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।